तो भाई नरवाना बद्दोवाला टोल नरवाना टोल प्लाजा फिलहाल बैठे हैं चौधरी घासीराम नैन जी, जो एक किसान मसीहा हुए। और भाई नाम सुना है उनका बारे में थोड़ी बहुत चर्चा। सुरेश कोत जी हैं जो पंचायती आदमी भी हैं और भाई इस आंदोलन में भी बड़ा दायित्व निभा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की बात हो, टिकरी बॉर्डर की बात हो, आज वो भी उड़े हैं। आज़ाद जी हैं पलवा से जो जींद जिला के अध्यक्ष हैं चलूनी के। तो बात करांगे इन तो सुरेश जी राम राम। राम राम जी। तो आज घासीराम जी की पुण्यतिथि है तो थोड़ा उनके बारे में बताओ। घासीराम जी के बारे में जितना कम कहा जाए इतना ही कम है। घासीराम जी के साथ हमने 14 साल काम करने का मौका मिला। एक ज़माना था कि हरियाणा का कोई भी किसान या मजदूर ये नहीं जानता था कि लोकतंत्र के अंदर दबाव समूह भी एक चीज़ होती है। मात्र राजनीतिक बात ही सुनी जाती थी, पक्ष ये है विपक्ष ये है। जिसका शासन होता ज़्यादातर कांग्रेस का शासन रहा। विपक्ष में लोग ये बात देखा दे वही ये हारेंगे कदे जी सुविधा होगी, दूसरा बनता तीसरा बनता। मगर ये बात कभी भी दिमाग में किसी का न्यू थी भाई किसान यूनियन या मजदूरों की भी कोई यूनियन होया करे, ये भी अपना दबाव समूह के रूप में काम ले लिया करे। चौधरी मंगेराम मलिक, चौधरी घासीराम जी जैसे किसानों के नेताओं ने चौधरी चरण सिंह के से प्रेरणा लेकर के किसान यूनियन बननी शुरू हुई थी। उन्होंने किसान यूनियनों का गठन करवाना शुरू किया था। चौधरी चरण सिंह की एक सोच थी कि ए किसान जब तक मांगोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उस सोच के तहत किसान यूनियन का गठन हुआ। हरियाणा के अंदर पहला आंदोलन चला जिसको पक्की नालियों का आंदोलन कहते हैं। 400 करोड़ रुपये पक्की नालियों का किसानों की तरफ बकाया था, जो हमारे आज के बहुत से साथी जानते नहीं है। जो नालियाँ बनी शुरू में सरकार ने बढ़ाई थी, मगर किले के ऊपर टैक्स लगा करके किसान से ली जाती थी। सबसे पहले ये आंदोलन हुआ था 80 में, इसका जन्म हुआ था। ये 78 की बात है। वहाँ से किसान यूनियन की शुरुआत हुई और हरियाणा के अंदर फिर किसान यूनियन बड़े अच्छे मजबूती से चली गई। यहाँ तक कि पानीपत के अंदर किसान भवन भी बनाया गया। यानी चौधरी घासीराम उन किसान नेताओं में हरियाणा में जाने जाते जो किसान यूनियन के जन्मदाता थे। वैसे जन्मदाता चौधरी मंगेराम मलिक को माना जाता। दूसरे नंबर पे घासीराम भी उस समय काम करना शुरू कर दिया था। घासीराम जी के बारे में एक बात और सुनिए। मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। घासीराम जी ने फिर बिजली के आंदोलनों में मंगेराम मलिक से भी आगे निकल गए थे। बिजली के जो आंदोलन चले उसमें घासीराम जी ने बड़ी मजबूती से हरियाणा किसानों की आवाज़ उठाई। लगभग शुरुआत में चौधरी बंसीलाल का ज़माना था। मंडियाली निसंग जैसे कांड हुए। निसंग बजलाल के ज़माने में हुआ था, मंडवाड़ी बंसीलाल के ज़माने में हुआ था। वहाँ से लेकर के कंडेला आंदोलन तक 2002 में था कंडेला आंदोलन। तब तक आप देख लो बहुत लंबा समय ये रहा जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बड़ी अच्छी मजबूती से लड़ाई लड़ी। सवाल ये था कि कल ही हमने एक चीज़ सुनी थी कि चौधरी घासीराम नैन जो हैं उनका लड़का की शायद सगाई थी, पता नहीं शादी थी, तो आंदोलन चल रहा था या कोई ऐसी बात थी कि उन्होंने मना कर दिया था उसमें जाना था भी। वो एक घटना आई थी एक, शायद मैं उस आंदोलन के बारे में कन्फर्म तो नहीं हूँ। वो आंदोलन चल रहा था हमारा महेंद्रगढ़ में शायद। अचानक वो आंदोलन जैसे हमारा अभी करनाल में उपज गया। मोर्चे तो दिल्ली में थे, 4 दिन करनाल में रहना पड़ा, 3 दिन टवाणा में रहना पड़ा। इस तरह का एकदम मोर्चा लग गया और इनके घर में शादी थी। तो उसने अगले ने फोन कराया, चौधरी साहब थापा खोन दो होगा तो आइए। तो इसने कहा मैं तो बड़ा ब्याह दे रहा हूँ जी। चौधरी घासीराम घर से फ्री थे। इनके लड़के ठीक काम करा कर दे। इनका मतलब घर में काम ठीक समय हुआ था। घर के कदे काम नहीं आए, समाज का पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत करी। बाद में उनके बारे में लोगों ने इधर उधर की बातें भी बनाई, मगर ऐसा कुछ नहीं था। चौधरी घासीराम नैन पूरी ज़िंदगी किसानों के साथ लड़े। आज जो प्रोग्राम रखा गया, दिल्ली के कुछ किसान नेता थे जो बॉर्डर पर बैठते वो भी आए हैं और भी तमाम कई टोलों के मतलब आदमी है। तो किस तरीके का प्रोग्राम था कि कोई मतलब ये तो आज तो श्रद्धांजलि समारोह था और ये आंदोलन के बीच में आ गया, इसलिए संयुक्त मोर्चा की तरफ से बद्दोवाला टोल खासकर इसका आयोजक था। हमारे पास सूचना गई थी बद्दोवाला टोल चौधरी घासीराम की पुण्यतिथि मना रहा है, आप उधर आइए।
हरियाणा के संयुक्त मोर्चा की एक दिन मीटिंग थी, तब वहाँ तक हमने तय कर लिया था कि हम 2-2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देने वहाँ जाएंगे। और मेरे को कहा गया था, मेरी ड्यूटी भी लगाई थी कि आप बड़े नेताओं से भी बात करिए। तो इस संयुक्त मोर्चा के कई बड़े नेताओं से भी मैंने प्रार्थना की थी, क्योंकि मेरा भी घासीराम जी को मैं वैचारिक तौर पर गुरु मान्या करूँ, मेरा भी वो गुरु था, इसलिए हमने उनसे ही प्रार्थना करी, वो सारे आए थे। जैसे ही 26 तारीख आओ तो किसानों में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। कौन से महीने की हो तो 10 महीने कंप्लीट होने हैं। 27 में भारत बंद का ऐलान है, तो के मतलब की बार के कुछ नया हो गया समझो। जिस दिन 26 नवंबर को किसान आंदोलन लेकर के दिल्ली के बॉर्डरों पर गया, मात्र 1.5 स्टेट का आंदोलन था। कुछ दिन के बाद 2.5 स्टेट का हो गया। 1.5 मतलब पूरा आधा हरियाणा, उत्तर हरियाणा था हमारा, ये जिस क्षेत्र में बैठे ये भी आंदोलन में नहीं था जी। मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया था 3-4 दिन पहले, जब 27-28 तारीख ने हमने हमारे को छोड़ा। भाई आज़ाद पालुआ मेरे गले जेल में था, हमारे को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। 22 तेवान नैन और जगह छोड़ के भागना पड़ा जब हम गिरफ्तार हुए। यानी हमारे जो मेन आदमी थे सारे के सारे इधर उधर भागना पड़ा, क्योंकि आंदोलन उस समय सक्रिय नहीं था अपने में। 1.5 स्टेट का आंदोलन था। आज ये संयुक्त मोर्चा जितना लंबा चल रहा है, इतना आंदोलन मजबूत हो रहा है। आज हिंदुस्तान के 22 स्टेटों के अंदर संयुक्त मोर्चा के नाम से संगठन बन रहे। जैसे पंजाब का 32 किसान संगठनों का जत्थेबंदी वो बोलते हैं, उनका संगठन एसकेएम के अंदर। हरियाणा के अंदर लगभग 20 का एसकेएम है। इसी तरह पर राजस्थान का अलग एसकेएम है, अपना मध्य प्रदेश का अलग एसकेएम है। 22 स्टेटों के अंदर एसकेएम के नाम से बॉडी बन गई संगठनों की। और रही बात 27 का बंद, बहुत ज़बरदस्त बंद होगा। हर बार नए तरीके से और ज़्यादा स्टेट जुड़ रहे। जब से ये शुरू में जब हम किसानों के आवाज़ के लेकर के गए थे, मगर टोल पे जाने के बाद से पता चला तो देश ही गुलाम बना रखा है आरएसएस वालों को। कोई इस देश में बोल नहीं सकता। ये जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके पूरे देश के अंदर इतनी जहरीली विचारधारा इन लोगों ने छोड़ रखी है। आप सुप्रीम कोर्ट इनके कब्जे में, इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे में, सारे समाचार चैनल इनके कब्जे में। अरे मेरे भाई, तो देश ही बचाने की लड़ाई होगी, संविधान का बचाने की लड़ाई होगी। देश को ही आज़ाद कराना पड़ रहा है इन लोगों से। एक किस्म के अंग्रेजों से भी खतरनाक काले अंग्रेज लिखड़े। ये सारा का सारा देश चंद पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए नीतियां ले आए, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। पूरा देश ही बेचने के लिए तैयार हो गए। आज पूरे देश के किसान और मजदूर फील्ड में आए हैं, तब इनकी नीतियों का पता चला। अब देश बचाने की लड़ाई मात्र किसान बचाने। जी, बातचीत क्यों बंद है 26 जनवरी के बाद? क्योंकि समझौता होगा या जो भी बात होगी वो बातचीत होगी। सरकार तो कहोगे किसान बातचीत नहीं कर दे, किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत नहीं कर दी। अब बंद क्यों है? देखिए, सरकार इसमें प्रजातंत्र में पहल करना सरकार का काम होता है। कोई भी जन संगठन, चाहे वो किसानों मजदूरों में किसी भी बात जाता है, सड़क पे आता है अपने मुद्दों को लेकर के, पहल करना सरकार का काम होता है, जन संगठन का नहीं। जन संगठन पहले ज्ञापन देता है, भूख हड़ताल करता है, यात्राएं करता है, जितने तरह के उनके पास संसाधन होते हैं सारे के सारे वो करता है पहले। और जब वो आंदोलन को इस रूप में ले जाता है, भाई या तो आंदोलन जीत जाएंगे वरना मर जाएंगे, तब सारी पहल करना सरकार का काम होता है। ये बोलते हैं झूठ के कभी पैर नहीं होंगे। किसान ने वार्ता के लिए कभी इनकार किया ही नहीं। जब सरकार बात के लिए बुलाएगी नहीं, हम किसके साथ बात करेंगे भाई? एक कृषि मंत्री कहता है दरवाजे खुले हैं, हमने दरवाजा नहीं पाया। प्रधानमंत्री कहता है एक फोन कॉल की दूरी में है, हमने वो फोन नहीं पाया। ये मूर्ख बना रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि किसानों में फूट हो। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आंदोलन या तो कामरेडों का बन के रह जाए, या आंदोलन मात्र जाटों का बनकर रह जाए, या आंदोलन या मात्र सिखों का बन के रह जाए। मगर ये सच्चाई नहीं है। ना ये एक विचारधारा का आंदोलन बनेगा, ना ये किसी जाति का आंदोलन बनेगा, ना ये किसी एक धर्म का आंदोलन बनेगा। ये आंदोलन पूरे देश के किसान मजदूरों का था और पूरे देश के किसान मजदूरों का रहेगा। जब इनका यह भ्रम बाजेगा तब ये बात के लिए बुलाएंगे और किसान हर हालत में आंदोलन जीत के आएगा। खुद दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही है और भी कई मंत्रियों ने एक बात कही है कि जो टोल पे ये धरने पे बैठे हैं कि 26 तक ठीक है, उसके बाद ये अपनी खुद की राजनीति लागेकरण के आंदोलन न भूल के खुद की राजनीति लागेकरण। राजनीति करने का कॉपीराइट दुष्यंत और उसका बाबू ने और किसी ने नहीं है। अगर कोई टोल पे बैठा भाई, सरपंच उठ ले उसका पेट में दर्द होए के, मेंबर उठ ले, जिला परिषद में उठ जाए उसका पेट में दर्द होए, उसका क्या लेना देना है? प्रजातंत्र के अंदर
कहना तो ये चाहिए प्रजातंत्र तब मजबूत होगा कि हर गांव के अंदर छोटी से छोटी इकाई के अंदर इलेक्शन होगा। एक के 6 महीने से पंचायत इलेक्शन नहीं करवा रहे, इनको शर्म नहीं आती। 6 महीने से पंचायत इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। बात ये है कि दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के बारे में बात करना ही बेहुदापन है। वो कहीं है इन 3 में नहीं 13 में नहीं। अजय सिंह चौटाला तो एक बोतल दारू भी पीवे है और कुछ भी बक देता है, उसका कोई लेना देना नहीं। दुष्यंत समाप्त हो लिया कि उसका, क्योंकि चर्चा उसकी की जाती है जो हो कुछ ना कुछ हो। उचाना हलकत जीता था ना, करसिंधु गांव में गोद लिया था ना। एक बार मैं चैलेंज करता हूं, करसिंधु गांव में आगे दिखा दे दुष्यंत, और कोई किसान नेता नहीं आएगा। हम प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। करसिंधु गांव के खुद वासी अगर वो उसको गांव में घुसने देंगे तो हम मान लेंगे कि मिनकी में है, और नहीं तो भाई वाहियत बालक है, कोई लेना देना नहीं उसका। हरियाणा से कोई लेना देना नहीं उसका। वो था अवसरवादिता वाला काम था, उसका दाव लग गया एक बार, आगे इसमें सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। सुरेश जी, एक चीज़ और है, नारानंद में हल्का की बात करें तो 57-58 गाँव है, और जब इलेक्शन हुआ उस टाइम खुद मन्ना सर्वे कराया था 55 गाँव का। तो अब जो सरकार करी गई, ये किसान नहीं है जो धरना बैठे हैं, ये किसी राजनीतिक पक्ष द्वारा बकाए गए लोग हैं। लेकिन खुद मन्ना तो अपनी आँख एक चीज़ देखी है, 55-60 गाँव में 8-7 गाँव उचाने के भी थे, 60-65 गाँव में वही लोग आंदोलन में उनको सपोर्ट कर, उसको इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे थे, और वही लोग आज उनके खिलाफ खड़े हैं। तो सरकार अब ये क्यों कह रही है कि ये किसान नहीं है? तो फिर असली किसान खेत में। जब वोट लेने का टाइम था, जब तो उनके दिखे थे, ये तो वोट ले लिए ना। काश आज राइट टू रिकॉल होता, आज मेरे देश के किसान के पास एक अधिकार होता कि आप वापस बुला सकते हो। तो सबसे पहले अरे काश हमारे पास वो अधिकार होता, सबसे पहले दुष्यंत चौटाला ही समाप्त होता, सबसे पहले उसी का इलाज होता, और वही लोग करते जो दुष्यंत को जिताने वाले थे, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि इसके पास 100% वोट किसान का था, और किसान ने इसको वोट इसलिए नहीं दिया था कि बीजेपी की गोदी में बैठ के तो किसान के खिलाफ बात करेगा। किसान ने इसको वोट इसलिए दिया था अगर जरूरत पड़ेगी तो किसानों के हक में कभी खड़ा होगा। इसलिए ठीक है, उसको पता नहीं है, और पता भी है, वो एक सोच के तहत चल रहा है कि मैंने लंबी राजनीति करनी है। लंबी राजनीति समाज के साथ होती है, अकेले नहीं चलती। जब आप समाज के विद्रोह में जाएंगे, समाज के खिलाफ जाएंगे, तो लंबी नहीं, छोटी कुछ किसी तरह की राजनीति नहीं होती। जिस तरीके के बयान आए हैं, चाहे कृषि मंत्री का हो, चाहे मतलब मुख्यमंत्री का हो, डिप्टी सीएम का हो, उन बयाना तो ये लगा है कि शायद 2024 में भूलने लग रहे हैं, या तो उनका इरादा स्पष्ट है कि आगे राजनीति माना ही नहीं। क्योंकि वो बयान आए हैं जो किसानों के ऊपर मतलब आरोप लगाए जाए हैं, शुरुआत से लेकर चलो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, बहुत सारे ऐसे 9 महीने 9 नाम। बात ये है, मोदी को ब्रांड बनाने के लिए 6,800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, भारत के करदाताओं का पैसा। कहा तो गया कि हम सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे, मगर खर्च किया मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ एक बात के लिए। अब इतना मोटा पैसा खर्च करने के बाद किसान आंदोलन, जब ये कानून लेके आए, किसान आंदोलन खड़े हो गए। जब किसान आंदोलन इनकी पोल खोल दी कि ये इनसे झूठा कोई आदमी है ही नहीं, अब ये इतना मोटा खर्च इन्होंने कर दिया। उधर से किसान आंदोलन ने सच्चाई ला दी, उधर से मल्टीनेशनल कंपनीज का पैसा। आपको पता है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिक्की का एक संगठन की तरफ से अडानी के थ्रू 15,000 करोड़ रुपये मात्र 2014 के इलेक्शन में लगे थे। मोदी के जो जहाज चलते थे अडानी ग्रुप के, वो मल्टीनेशनल कंपनी चलवाती थी, 15,000 करोड़ रुपये लगते थे। वो एक शर्त के तहत इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, उन्हें इन्वेस्टमेंट थी वो कि अगर मोदी आएगा तो हम हर क्षेत्र में उदारीकरण के नाम से, सुधारीकरण के नाम से, यानी इस देश को के सारी कंपनियों को, जो PSU जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको बेचेंगे और निजीकरण को बढ़ावा देंगे।
इसी के तहत था ये सारा सिस्टम। एक तब इतना बड़ा उन्होंने पैसा उन कंपनियों से ले रखा है, उन उद्योगपतियों से ले रखा है। एक तरफ तो वो खड़े हैं और एक तरफ देश की जनता खड़ी है। इनके सोच है ये आरएसएस की, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ऊंचे से बोलो, इनका एक नारा है ये। इनकी एक सोच है कि इन मौके के ऊपर हम जब इलेक्शन का समय आएगा, जाति और धर्म के नारे लगा करके इस जनता को बदला लेंगे, इस जनता को मूर्ख बना देंगे और इस मूर्ख बना के वोट ले लेंगे। यानी जनता कोई लंबे सोच के तहत नहीं रखती, लंबी याद नहीं रखती, मौके की बात याद रखती है। इस सोच के तहत ये बात कर रहे हैं। ताज़ा एक मामला आया था राशन बैग वाला, जिसकी 112 रुपये कीमत थी और लोगों ने खूब बहिष्कार भी कराया। तो उड़ के मतलब पहली बार ऐसा सिस्टम देखा था कि एक ठीक है राशन दे रहे लेकिन फोटो खुद के। मेरे भाई वो थैला भी सरकार के पीछे बन गया और उसके ऊपर पार्टी की भी फोटो है। समझ में आता, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की फोटो थी, दुष्यंत की भी समझ में आता वो मुख्यमंत्री। धनखड़ की फोटो क्यों थी? धनखड़ कौन सी पार्टी उसमें है? कौन सा राज का ओहदा उसके पास? धनखड़ की फोटो बीजेपी के कोष से तो लगे, समझ में आते बीजेपी पार्टी का कोष होगा। सरकार के पैसे से किसी एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की फोटो, यानी 112 रुपये के थैले की खरीद की सरकार ने करी। 95-97 रुपये का उसमें अनाज है, 95-97 रुपये का उसमें अनाज है। मैंने तो उसी दिन कहा था, मेरे भाइयों क्यों मूर्ख बना रहे हो लोगों को? 212-13 रुपये खर्च तो हमने कर दिए और उसमें सड़े हुआ अनाज, उसमें वो अनाज जो खा नहीं सकता इंसान, पशु नहीं खा सकता। 200 रुपये का अनाज अगर शुद्ध मेरे का मजदूर भाई को दिन दे तो हम स्वागत कर दे, हम न्यू कर दे, बढ़िया है। सीधा 200 ये थैले वैले नहीं होते, सीधा एक मजदूर भाई को कंधे आइए भाई आपको 200 रुपये की 10 किलो क्यों फ्री में देंगे। नॉर्मल कपड़े का बैग में भी दिया जाए इसका जरूरत नहीं थी। अच्छी बोरियां बेचते, अपने घर से कट्टा ले आंदा मजदूर भाई तो 10 किलो अनाज देंगे तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो भी सड़ा हुआ दे रहे हैं, 112 रुपये के थैले में दे रहे हैं। ये पार्टी इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से आई थी, प्रचार के तहत आई थी, उसी के तहत खत्म होगी। क्योंकि सारे देश में पता चल गया कि मात्र ये एक प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये चलते हैं। इनका देश के भले से, मजदूर के, किसान के भले से कोई लेना देना नहीं। मात्र राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैला करके लोगों पर वोट लेते हैं और मूर्ख बना करके इस देश के अंदर उद्योगपतियों का कब्जा करवाना चाहते हैं। सुरेश जी, आखिरी सवाल ये है कि 4 जो बड़े बॉर्डर लगे हैं दिल्ली पे, वहाँ किसान बैठे, 1-1, 2-2 लाख किसान आराम से, मतलब 5-6 लाख किसान वहाँ। और हरियाणा के अंदर 18-19 जो टोल प्लाजा है उस पर भी किसान बैठे हैं, सारे टोल बंद हैं। तो अगर मान के चला 8-10 लाख आदमी आंदोलन में है, देश का जो राजा है प्रधानमंत्री, वो चुप क्यों है? कोई शब्द नहीं आया। देखिए 594 किसानों की लिस्ट है मेरे पास, अगर किसी ने चाहिए, जो शहीद हुए 1 हफ्ते पहले की, वो भी सुशील काजल तक का नाम है। उसके बाद जितने शहीद हुए ट्रैली में हमारा पंजाब के किसान गए, वो नाम नहीं है। यानी 600 किसान शहीद हुए, एक लाइन नहीं बोली, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं है। हम तो यही कह सकते हैं ना, अगर अमेरिका के अंदर मामूली सी घटना होती उस पर बोलते हैं। हमारे देश के अंदर आरएसएस वाले धार्मिक प्रचार फैला करके इस देश के अंदर कट्टरता फैला रहे हैं और टेलीविजन के अंदर अफगानिस्तान का तालिबान दिखाया जाता है। धर्म के नाम पर वो शासन करते हैं, इसीलिए गलत मानते हैं ना। तो यहाँ धर्म के नाम पर शासन करने के लिए आरएसएस वाले चल रहे, वो नहीं दिखता, पैर के नीचे की नहीं दिखती, दूसरे की दिखती है। ये लोग, मैंने पहले भी कहा, इनका प्रजा से कोई लेना देना नहीं। मूर्ख बना के आए, धर्म के नाम पर वोट लिया, जाति के नाम पर वोट लिया और आज इनका जो वोटर था वो उसी को ठग रहे हैं, मार रहे हैं। कोई संवेदनशील लोग नहीं है, संवेदनहीन लोग हैं, बेशरम लोग हैं। मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ तो कहते हैं किसानों से बात करेंगे और दूसरी तरफ हमारे किसान मानने को तैयार नहीं। कभी खालिस्तानी है, कभी उग्रवादी, कभी अलगाववादी, कभी वामपंथी हैं, कभी कांग्रेसी या दूसरे इनेलो वाले हैं, कभी हम आंदोलन जीवी हैं, कभी हम परजीवी हैं, कभी हम मावाली हैं, कभी हमें दारूबाज हैं, कभी हम पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं।
इनसे बड़ा बेशर्म क्या हो सकता है कोई। जेपी दलाल का जो बयान आया था बिलाई उर नहीं तो बिलाई तो घर बैठ के भी मर दे, मतलब एक कृषि मंत्री का, हरियाणा कृषि मंत्री का यूँ बयान आना, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऊपर से कोई डर ही नहीं है, कुछ भी बोलो। संवेदनशीलता नहीं इन लोगों के अंदर, ये संवेदनहीन लोग हैं। बाग से कुर्सी मिल गई, ये इस लायक नहीं थे, नालायक लोगों के हाथ में सत्ता चली गई और वो मन मर्जी की बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। जनता 5 साल के लिए अपने नौकर चुनती है, मालिक नहीं, मालिक जनता होती है। और वो नौकर अगर सही तरीके से काम नहीं करता तो 5 साल में गर्दन पकड़ के नीचे ही फेंक देती है। मगर ये लोग एक इनको दाल लाग गया, कुर्सी मिल गई, इनका घमंड हो गया, घमंड में ऐसी भाषा बोल रहे हैं। जब ये जेपी दलाल जी गांव में वोट मांगने जाएंगे ना, तब लोग पूछेंगे भाई वो किसान थे या उनमें थे। यार जो 10 महीने से बैठा वहाँ तपस्या कर रहा है और वो शहीद हो जाता है, हमारा 80-85 साल का बुजुर्ग है, उसको वो शहीद मानने को लिए तैयार नहीं। अरे पहले दिन मान लेना था, फिर तो हम मानते। मगर जो 10 महीने से लगातार बैठा है ना, बीमार भी वही हुआ है, किसानों के लिए हुआ है। ऐसे बेउद्योगों पर क्या बोलना। क्यों? वो परमात्मा है, उसका अपना फर्ज देखा, वो कृषि मंत्री है, कम से कम किसानों के खिलाफ तो टिप्पणी ना करे। एक चीज़ और है कि चलो प्रधानमंत्री या मतलब जो मंत्री तमाम बयान दे रहे कि किसान नहीं है, चलो किसान नहीं है, कोई नहीं है, देश में तो 600 आदमी तो घटे हैं, कोई तो है, तो उस पर तो कोई शब्द आना चाहिए। नहीं करेंगे मेरे भाई, नहीं करेंगे ये लोग किसान को इंसान ही नहीं मानते, मजदूर को इंसान ही नहीं मानते। ये तो हमारे को पशु पक्षियों की तरह आंकना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन में तो सबसे बड़ा शब्द किसान सबसे बड़ा, अरे सबसे बड़ा दर्द इनका है, ये बोलने क्यों है इनके? क्योंकि ये तो चाहते हैं आप कुछ भी फैसले करो, कितनी तानाशाही करो, कोई बोले नहीं। इनको सबसे बड़ा दर्द ये है कि हम बोल रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं, देखिए ये इतने तानाशाह लोग हैं, ये इतनी गलत सोच के लोग हैं। मंडियां तोड़ी जा रही हैं, 4 मंडियां हरियाणा प्रदेश से समाप्त कर दी गई। कहाँ जाएगा उनका दुकानदार, कहाँ जाएगा उनका छोटे खोखे चाय पानी वाले, कहाँ जाएंगे उस मंडियों के पलेदार, कहाँ जाएंगे उनके मुनीम, कहाँ जाएंगे उनके छोटे जो जारे फेरी का काम करते थे, और कहाँ जाएगा उनका ट्रांसपोर्टर। पूरी की पूरी मंडियां समाप्त करके सीधा डानी के सैलों में अनाज डलवा रहे। 4 मंडियां समाप्त करती और दुष्यंत चौटाला कहते प्रिक्योरमेंट हमने अच्छे तरीके, अरे पहले अनाज नहीं खरीदा गया, यही खरीद शुरू करी क्या? इसको यही पता नहीं CACP किसे कहते हैं, कब CACP का गठन हुआ, कब MSP होनी तय हुई, इसको किसी बात का पता नहीं। मात्र 4 अंग्रेजी के अक्षर जाना है किसानों को मूर्ख बनाने की। हम अच्छी तरह प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, नई मंडी सरसाई बनवाए, 4 टूटी तेरे फूफेंगे, इनकी तो कर ले, ठीक है, नई मंडी कड़ा बनवाओगे तो पहले टूटने लग रही। मध्य प्रदेश के अंदर 70% मंडियां समाप्त कर दी गई, बिहार के अंदर मंडी नहीं छोड़ी। क्या वो इस देश के किसान नहीं है? उनका खून चूस लिया गया। हरियाणा पंजाब के किसान को 2000 रुपये धान का भाव मिलता है, बिहार के किसान को 800-850 रुपये का भाव मिलता है। वो इस देश के नागरिक नहीं है। क्यों मारते हो लोगों को, क्यों खून चूसते हो लोगों का? 23 फसलों का MSP तय होता है। मतलब हमारी मांग यही नहीं पूरे देश के किसानों को MSP मिले। एक तरफ तो कह रहे हैं बिहार मॉडल लेकर आए, प्रधानमंत्री का खुद बयान था, दूसरी तरफ कह रहे हैं मंडियां खत्म ही नहीं होंगी, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो उसका? मेरे भाई, जब शुरू में कहा गया BSNL को कोई आंच नहीं आएगा, प्राइवेट कंपनी आई, कहाँ है BSNL? प्राइवेट स्कूल आए, जब कहा गया था सरकारी स्कूल को कोई आंच नहीं आएगी, आधी बिल्डिंगें खाली पड़ी, अभी ठेके पे देने जा रहे, बेचने जा रहे हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट या अपना ये ठेके के ऊपर बच्चों को रखना, मेंस पावर की वो ठेके देने शुरू किए, कहा गया था कि ये जितने भी सरकारी इदारे हैं, सरकारी हमारे विभाग हैं, उनको कोई आंच नहीं आएगी। कहाँ आज सरकारी कर्मचारी? जब प्राइवेट बसों को लाइसेंस देना शुरू किया, हमने विरोध किया कि सरकारी बस की सुविधा सही है, तब कहा गया सरकारी बसों को कोई नुकसान नहीं होगा। कहाँ गई? प्राइवेट वालों से एक बार अच्छी सुविधा लेकर के, अच्छी सुविधा वो देते भी हैं, और जब उनका हाथ में काबू में वो चीज़ आती है तो उनसे जितना तंग वो करते हैं। शुरू में आपको पता है
जियो का फ्री में आया था ना सिम, फिर 199 में था ना, फिर 399 में था ना, आज 599 में है ना। और एक बार पूरी तरह सारी कंपनी बंद हो जाने दे BSNL, ये 1000 में भी नहीं मिलेगा आपको। फिर ये मोनोपोली चलाते हैं। मैं कॉन्ट्रा इसकी सेब के बागानों की बात बताऊं, सेब का बागानों के अंदर जब अडानी के नहीं आया था तब वहाँ का छोटा व्यापारी 25-26 रुपये किलो सेब खरीदता था और वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बेचा करता। अडानी ने एक बार बड़ी कंपनी खोली, 40 रुपये किलो सेब खरीदा, 40 रुपये किलो, सारे छोटे व्यापारी मार दिए। और अब 3 साल से जब व्यापारी निराश 16 रुपये किलो, इस साल से वहाँ 16 रुपये किलो, और वह अडानी का सेब बिक रहा 200 रुपये किलो। सुरेश जी, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात करें तो SDM का आत्मा पावर बताई गई है कि अगर किसान को कोई परेशानी आए तो आप SDM के पास में जा सको। एक SDM पर न्याय दिलाने के लिए पूरे 5 दिन लगे हैं किसाना ने कितने कर्नाटका में। तो एक SDM को जब मनाने खातिर इतना टाइम लगे तो कि एक छोटा सा किसान वो अपनी समस्या का समाधान करवा पाओ SDM को क्या समझते हैं आप? SDM अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। अरे चमचे होते हैं SDM और DC, तो मुख्यमंत्री की चमचागिरी करते हैं, मेरे को अच्छी पोस्टिंग मिले, ये अपनी कर्तव्य का पालन ही नहीं करते। एक आम नागरिक को हमारे संविधान के अंदर अधिकार दिया गया कि हम अपनी आवाज को किसी भी सिविल न्यायालय में ले जा सकते हैं। हमारे को हमारा न्यायिक अधिकार ही छीन लिया, कहते हैं SDM को पावर दे दी। अभी आपको पता है दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया था कि हरियाणा के अंदर किसानों के खिलाफ अगर कोई कानून आता मैं इस्तीफा दे दूंगा। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसके अंदर भी सारी पावर छीन के DC को दे दी गई। कोई नहीं बोल पाएगा। ये जैसे नेशनल हाईवे है, इसके 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, औद्योगिक कॉरिडोर, और उसके अंदर कोई सटे नहीं मिलेगा आपको। DC ने जो रेट तय कर दिए वही फाइनल, DC जो रेट कर तय कर दिया वही फाइनल। कहाँ आज वो इस्तीफा उसका? और हमारा जो मूल अधिकार है वो भी छीन लिया गया। मूल अधिकार के तहत सिविल कोर्ट में जाने के लिए हमें अधिकार दिया गया है, वो छीन लिया गया। कहते हैं सेक्शन 4 नहीं लगेगा, सेक्शन 6 नहीं लगेगा, सीधा DC वो करेगा। हमने विरोध किया, अब वो राज्यपाल का फाइल पड़ी है। अब वो क्योंकि हमने सटे की तैयारी कर रखी है, और राज्यपाल का फाइल पड़ी, साइन नहीं करवा रहे। दूसरा मापदंड तो यहाँ पे जो हाईवे निकलने लग रहा है तो पेगा गांव के लोगों ने भी याद है, जो वो वाहन खरीदना है तो NCR का टैक्स दे हैं, लेकिन जो मुआवजा मिला है उनको कैथल का मिला है जो विदाउट NCR का। पेगा वालों से मैंने जाके पूछा था तेरा विधायक कौन है, वो कहने लगे दुष्यंत चौटाला। इस विभाग का मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। आप बैठे कौन हो? सारे वोटर दुष्यंत चौटाला के, सारे वोटर दुष्यंत। मैं उस धरने पे गया था पेगा, सारे वोटर दुष्यंत चौटाला के बैठे। महकमा दुष्यंत चौटाला आपका। मैंने कहा यार 15 मिनट का काम, 15 मिनट का। अगर आपके ऊपर पुराने वाहनों का RC के ऊपर ये चढ़ता है तो आपका वहाँ से तोड़ करके यहाँ ले आना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, वो महकमा आपके पास है। आपका मंत्री से कहो इधर ले आएगा, कहता हमारी नहीं मानता। यही तो चक्कर है, यही तो चक्कर है। क्योंकि उनको यही कहने वाला नहीं मिला को, अरे क्यों मूर्ख बना रहे हैं। DC को बुला के 5 मिनट है, DC कहना नहीं आप इनको NCR में लीजिए। NCR के तहत 35 लाख रुपए मुआवजा बढ़ता है उन किसानों का, जो आज उनको मुआवजा मिल रहा है ना। अगर उसको NCR में देते 35 लाख रुपए प्रति एकड़। और कितने गांव आते हैं उचाना हल्का के, अड़ेवा से लेकर के पेगा तक हाईवे हो, उचाना हल्का के 7-8 गाँव आते हैं। मगर नहीं, एक पैसे का फायदा नहीं करना किसी को, मात्र मूर्ख बना के वोट लेना है। चलो धन्यवाद सुरेश। धन्यवाद। तो भाई सवाल थे, काफ़ी सारे थे, और सुरेश कोथ जी हैं, बड़े सुलझे वक्ता है, तो बात करी है। इन सारी बातों में आपका मानना क्या है? आपने भी ये जो जवाब सुरेश जी ने दिए हैं, अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के माध्यम से वो आपने ज़रूर देनी है, आपके विचार रखने हैं। जय जवान जय किसान।